कहानी रीना की है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिता रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी शादी शीला से कर ली थी, जो कि खुद एक गरीब परिवार से थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। शादी के बाद, देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी रीना और बेटे सोनू के लिए की है। मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, मकान भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को माँ का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मात्र इतनी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं तो आप मुझे टोकिए नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कमी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो समय मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरू में तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर एक रोज वो रमेश के जाने के बाद उसकी बीवी की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना किया था। तभी वहाँ बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी माँ की अलमारी क्यों खोल कर देख रही हैं? पापा ने मना किया है ना आपको ये छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझ कर काम करना होगा। अरे बेटा, वो तो हम देख रहे थे कि तुम्हारे पापा का कोई कपड़ा धोने वाला है, तो मशीन में चला देंगे। अब क्या है ना, पापा को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो साफ सुथरा चाहिए ना। सोनू को भी नई माँ की बात ठीक लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं होता तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा बक्सा किस चीज का है? जैसे ही वो बक्सा खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर ललचा जाता है। हे भगवान, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इनको तो पता चल जाएगा, बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं, फालतू पुलिस का लफड़ा, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया। शीला अगले दिन जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है ज्वेलरी वाले के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लो अपने दिमाग में। ऐसे ही एक एक गहना नकली बनवाना है मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले दिन शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीला, सुनिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 साल की रीना से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे लोगों को देखकर तेरी शादी करवाई थी, लेकिन तू तो देख माँ, किसी और का बच्चा पालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये शादी सिर्फ आप लोगों के लिए की है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों को पालने के लिए की है। ये ले गहने। शीला जब माँ को गहने दे रही थी तब रीना उन्हें देख रही थी। रीना की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीना पर पड़ जाती है। माँ, ये गहने इनकी पहली पत्नी के थे, लेकिन मैंने वैसी ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने प्यारे हैं ना माँ। अब छोटी की शादी अच्छे घर में होगी। शीला शादी के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीना से कहती है कि रीना, देखो, तुम 10 साल की हो गई हो, लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए, इसलिए आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुमको करना है। पापा पूछे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है, समझी? फिर वो बेटे से कहती है, तुम अब इस लायक हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, पापा पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी सारा दिन घर का काम करती
और बेटा घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता। अरे रीना, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से बेचारा भूखा है। दे दिया था माँ। तो क्या पागल हो गया है वो जो रोया जा रहा है? अब तू ज्यादा चालाकी कर रही है रीना। मेरे बेटे का खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रखती है। माँ, अब हम लोग तब बड़े हो गए हैं, क्या वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है? उसको बोलो नौकरी करे। सोनू भी तो नौकरी करता है ना आखिर। हाँ करता है, लेकिन वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो तरक्की होकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी शादी के लिए सोचा जाए। पर अब तो लग रहा है उसकी शादी से पहले तेरी शादी तय करनी पड़ेगी। शीला रीना की शादी एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 नंदे होती हैं। शीला को लगता है कि वो सब मिलकर रीना को खूब परेशान करेंगी, लेकिन होता उल्टा है। एक दिन शीला रीना के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से मिलने आई थी। हाँ, लेकिन बहू हमारी आराम कर रही है। बेटियों को बोलती हूँ खाना पानी के इंतजाम के लिए। अरे काम करवाया करो बहू से। वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, उफ न करती थी वो। हाँ हाँ, बहुत काम कर चुकी है मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई है ये बताइए। शीला को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद शीला के पति की मौत हो जाती है। देख, तेरे पिता तो रहे नहीं, तेरी भी शादी हो गई है। अच्छा है तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला आराम से अपने सगे बेटे बहू के साथ जीवन जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उसे देखने नहीं जाती। लेकिन एक दिन, भाई माँ का क्या हाल है? पता नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, पर जब से घर से निकाला है बस गृहस्थी ही बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन माँ को देखने पिता के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे माँ, ये क्या हो गया? आप तो सूख कर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारा गहना पैसा सब ले गई। आज मैं यहाँ एक रोटी को भी मोहताज हूँ। फिर दोनों भाई बहन माँ की सेवा करते हैं। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है? कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना कि मारती हूँ पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है, ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटे की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे।
चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी तुम क्यों चली गई? ये सारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा इतनी चिंता है तो साथ ले जा, ले जा। लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो, क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा रीटा। मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहाँ एडमिशन हॉस्टल में रहने खाने पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है
कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे अरे कोई बात नहीं, वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं। कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। राजा धैर्य सिंह चित्तौड़ के महाराज थे। उनकी रानी आंचल की मृत्यु के बाद उन्होंने राजकुमारी रूपवती के संग विवाह कर लिया, जिससे उनके दोनों पुत्र राजकुमार करण और राजकुमार मिथुन को मां मिल गई थी। रानी रूपवती दोनों बेटों का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। ये देखकर राजा धैर्य सिंह बहुत खुश थे। कुछ वर्षों बाद रानी रूपवती ने एक राजकुमार को जन्म दिया। राजा धैर्य सिंह की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रानी, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपने हमें बहुत ही प्यारा बेटा दिया है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, फिलहाल तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वक्त आने पर हम आपसे अपना उपहार अवश्य मांगेंगे। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी उपहार में मांगेंगी हम वो आपको अवश्य देंगे। अब 15 वर्ष बीत चुके थे और सभी राजकुमार बड़े हो चुके थे। एक दिन रानी रूपवती अपने तीनों पुत्रों को शास्त्रों का अभ्यास करते हुए देख रही थी। महारानी जी, राजकुमार करण कितनी कुशलता से तलवारबाजी करते हैं। हाँ, वो तो है। और राजकुमार मिथुन के बाण तो कभी चुकते ही नहीं हैं। लेकिन राजकुमार जितेन, उन्हें तो अब तक तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। क्या मतलब तुम्हारा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ही वर्षों में महाराज राजकुमार करण को राजा बना देंगे और राजकुमार मिथुन को सेना अध्यक्ष। तब राजकुमार जितेन का क्या होगा? सेविका की बात सुन रानी रूपवती सोच में पड़ गई। शाम के भोजन के बाद रानी रूपवती ने राजा धैर्य सिंह से बात की। महाराज, आपको अपने उपहार का वचन तो याद होगा ना? हाँ, अच्छी तरह से याद है रानी। हम आपको आपका एक मनचाहा उपहार अवश्य देंगे। तो बताइए कि आपका मनचाहा उपहार क्या है? हम चाहते हैं कि आपके बाद राजकुमार जितेन चित्तौड़ के राजा बने। क्या ये कैसे संभव है? राजकुमार जितेन के 2 बड़े भाई हैं, राजकुमार करण और मिथुन। मैं ऐसे कैसे राजकुमार जितेन को राजा घोषित कर सकता हूँ? और हमारी प्रजा ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राजकुमार करण के होते हुए राजकुमार जितेन राजा बने। ये राजकुमार करण और मिथुन के साथ नाइंसाफी होगी। ये असंभव है। ऐसा बोल राजा धैर्य सिंह वहां से चले गए। राजा धैर्य सिंह रात भर सो नहीं पाए। उन्हें रानी रूपवती की बातें याद आ रही थीं। अगर रानी रूपवती ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कोई गलत कदम उठाया तो
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कभी लालच में आकर उन्होंने दोनों राजकुमारों को नुकसान पहुंचाया तो? नहीं। सेवक, सेवक! राजा धैर्य सिंह ने राजकुमार करण और मिथुन को बुलवा भेजा। कुछ देर में दोनों वहां उपस्थित हो गए। राजा धैर्य सिंह ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। पिताजी, हमें नहीं लगता कि माँ ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी चिंता है तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों इस राज्य से दूर चले जाओ। जब तक तुम्हें मेरी मरने की खबर न मिले, यहाँ वापस मत आना। मेरे मरने के बाद राजकुमार करण, तुम मेरी गद्दी संभालना। अब यहाँ से चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार करण और मिथुन राजा धैर्य सिंह के कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्होंने राजकुमार जितेन को वहां खड़े देखा। भैया, अगर माँ आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे राजा बनाना चाहती हैं, तो मुझे राजा नहीं बनना। जितेन, माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि ये सिर्फ पिताजी की चिंता ही हो। जो भी हो, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हमें पिताजी की आज्ञा माननी होगी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। राजकुमार करण और मिथुन चलने लगे और राजकुमार जितेन ने उनका पीछा किया। दोनों राजकुमारों ने नगर पार कर लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार जितेन भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर तीनों भाई साथ में सफर करने लगे। तीनों राजकुमार आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन की बात है, थक हार कर तीनों राजकुमार जंगल में विश्राम कर रहे थे। जितेन, जाओ थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है भैया, अभी लाया। राजकुमार जितेन नदी पर पहुँचे और एक विशाल नाग ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो हमें, हमें छोड़ो, छोड़ दो। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार जितेन ने सोचा और फिर बोले, अपने भाइयों का साथ देना ही देवताओं की शिक्षा है। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम मेरे बंदी हो। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग ने राजकुमार जितेन को गुफा में कैद कर लिया। बहुत देर हो चुकी थी और अब राजकुमार जितेन को ढूंढते हुए राजकुमार मिथुन वहां पहुंचे। नाग ने उन्हें भी जकड़ लिया। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें ये सीख देते हैं कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भी गलत। अब तुम भी मेरे कैद में रहोगे। नाग ने राजकुमार मिथुन को भी कैद कर लिया और कुछ समय बाद राजकुमार करण वहां आए। जैसे ही नाग ने उन्हें जकड़ा, धूर्त नाग, छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मेरी जकड़ से तुम तभी निकल सकते हो जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। पूछो अपना सवाल।
बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यही हमारा धर्म है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुझे मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे एक ही भाई को तुम्हें वापस कर सकता हूं। अब तुम सोचो और सोच कर बताओ, तुम्हें तुम्हारा कौन सा भाई वापस चाहिए? मुझे मेरा छोटा भाई राजकुमार जितेन वापस चाहिए। और वो क्यों? क्या दूसरे भाई को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं? मेरे दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और दोनों मेरे लिए समान हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई जितेन ने हमारे लिए राज्य को छोड़ दिया और हमारे साथ जंगलों में भटकने लगा। अगर हम उनके बिना अपने राज्य वापस गए तो सबको यही लगेगा कि हम उनके मृत्यु के कारण हैं। उनका ये बलिदान बहुत ही महान है और मैं उनके लिए अपना या अपने सगे छोटे भाई राजकुमार मिथुन का भी बलिदान दे सकता हूं। बहुत खूब राजकुमार करण, तुम्हें अपना धर्म बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई वापस देता हूं। ऐसा बोल नाग दोनों भाई को कैद से आजाद कर नदी की ओर चला गया। इस घटना की खबर जब रानी रूपवती तक पहुंची, तब उन्हें अपनी बेफिजूल की जिद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को वापस राज्य लौटने का आदेश दिया। तीनों भाई एक बार फिर हंसी खुशी अपने राज्य में रहने लगे और जब कुछ वर्षों बाद राजा धैर्य सिंह नहीं रहे, तब रानी रूपवती ने राजकुमार करण को राजा घोषित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें अपनों पर शक नहीं करना चाहिए।